नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साइंस टेक में हम लोग ने पिछले कक्षा में उष्मा और उष्मागतिकी पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं तरंग यानी वेव्स। ठीक है, क्या होती हैं तरंगे समझते हैं। तरंगे एक प्रकार से विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है। तरंगे क्या है? डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है। आप ऐसे समझिए कि किसी भी माध्यम या फिर माध्यम न लो तो निर्वात लो, किसी भी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा स्थानांतरण अगर हो रहा हो विक्षोभों के कारण, तो उन विक्षोभों को तरंग कहोगे। मतलब आप समझो कि किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को आप तरंग कहते हो। तो ऊर्जा का स्थानांतरण करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, और स्थानांतरण करने के लिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे इस माध्यम में या अगर निर्वात में, तो इस डिस्टर्बेंस को आप कहोगे तरंग। जैसे आप समझो कि आप रस्सी बांधे हो ना, ये एकदम टाइट से आपने रस्सी पकड़ी है, ऐसे मैंने टाइट से पकड़ी है और कोई आके उसको ऐसे कर दे ना, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, तो रस्सी में क्या होने लगेगा, ये ऐसे कंपन आपको देखने को मिलेंगे। और वो कंपन क्या कर रहे हैं, रस्सी में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं। उसी डिस्टर्बेंस को आप तरंग कहते हो, उसी डिस्टर्बेंस को आप क्या कहते हो, तरंग कहते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तरंग एक प्रकार से विक्षोभ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तरंगे दो प्रकार से होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, इंग्लिश में से क्या कहोगे, मैकेनिकल वेव्स, और इसे कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहले अगर हम लोग देखें कि यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मुझे बीच बीच में ये भी देखना पड़ेगा कि वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इशू ये भी आ जाता है, एक इशू ये भी आ जाता है, तो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, देखिए वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगे जिन्हें संचित होने के लिए, जिनको चलने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनमें अगर कोई किसी एक भौतिक माध्यम में आप विक्षोभ उत्पन्न कर दो, ठीक है, किसी एक भौतिक माध्यम में आप विक्षोभ उत्पन्न कर दो, जैसे आपने ये रस्सी पकड़ी थी, रस्सी के एक कोने पे आपने इसको डिस्टर्बेंस विक्षोभ उत्पन्न किया, तो विक्षोभ उत्पन्न करने के बाद जो माध्यम के कण हैं, तो यहाँ वाली जो रस्सी का यहाँ वाला कण है वो घूम के यहाँ पे थोड़ी ना आ गया, वो कण यहीं पे है, कण अपने जगह से बदल नहीं रहा है, लेकिन विक्षोभ के कारण इसमें तरंग उत्पन्न हो गई, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। मतलब माध्यम का कण बिना अपना स्थान बदले, या फिर जो भी द्रव्य है, द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह बिना स्थानांतरित हुए, पूरा आप द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर दे रहे हो, बिना स्थानांतरित हुए भी क्या होता है, विक्षोभों का संचरण हो जाता है, ऊर्जा का संचरण हो जाता है, और इसी को कहते हैं यांत्रिक तरंग। आप देखो, ध्यान समझो, एक तरीका ऐसा समझो कि आप ना किसी एक शांत जल में, एक तालाब है, शांत जल है, उसमें आप पत्थर फेंक दो। अब पत्थर फेंकते हो तो ध्यान समझिएगा इस बात को, ये वाला उदाहरण बहुत टिपिकल सा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको अनुदान के कुछ अनुप्रस्थ समझ नहीं पाते। तो जब पत्थर को आप फेंकते हो तो जल की सतह पर, जल में नहीं कह रहा हूँ, जल की सतह पर आप देखो, ऐसे ऐसे आपका बनता लगता है ना सर्कल, ठीक है, ये आपका छोटा सा सर्कल से शुरू होता है और सर्कल धीरे धीरे बड़ा होते होते एकदम किनारे तक, तालाब के किनारे तक जाता है। तो क्या यहाँ वाला जो पानी था, क्या यहाँ वाला पानी वहाँ चला गया, क्या यहाँ वाला जो पानी था यहाँ चला गया, क्या नहीं, यहाँ का पानी वहाँ नहीं गया है, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस के कारण ये वेव के फॉर्म में यहाँ की ऊर्जा यहाँ तक स्थानांतरित हो गई। आपने ऊर्जा कहाँ लगाई, यहाँ पर, पत्थर कहाँ फेंका, यहाँ पर, ऊर्जा पहुँची कहाँ तक, किनारे तक पहुँची। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लेकिन जो माध्यम के आपका पार्टिकल थे वो एक जगह दूसरे जगह तक जाएं ऐसा जरूरी नहीं था, बिना गए वो ऊर्जा का स्थानांतरण कर दे रहे हैं, लेकिन माध्यम की आवश्यकता है, तो यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो आपका द्रव्य है वो एक जगह से दूसरी जगह पूरा का समूचा स्थानांतरित हो तभी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है,
बिना उसका ट्रांसफ़र हुए, बिना द्रव्य का, बिना मैटर का ट्रांसफ़र हुए एक जगह से दूसरी जगह, बिना जो रस्सी का कण था, ये वाला कण यहाँ पर नहीं गया, लेकिन कंपन आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब ऊर्जा यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो इसे आप कहते हो यांत्रिक तरंगे। ये क्या होती है? यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे अगर हम लोग समझें तो यांत्रिक तरंगे, इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को उत्पन्न करने के माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता है तो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसका मतलब यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में उत्पन्न होंगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में उत्पन्न हो सकती है यांत्रिक तरंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये दो बात पर निर्भर करती हैं। ठीक है। ये आपके माध्यम के जिस माध्यम में आप तरंग को संचरण कराना चाहते हो उस माध्यम के दो बातों पर निर्भर करती हैं। पहला तो उस माध्यम की प्रत्यास्थता कैसी है। प्रत्यास्थता का मतलब इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक है वो माध्यम। ठीक है। प्रत्यास्थ है, कितना इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को आप खींच के छोड़ो और फिर पुनः अपनी स्थिति में पहुंच जाए, मतलब उसमें विकृत उत्पन्न करो, बल लगा के विकृत उत्पन्न करो और जैसे बल हटाओ वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आने की अगर टेंडेंसी दिखाता है तो वो उसकी प्रत्यास्थता होती है। वो स्थिति क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है। और दूसरी चीज़ है जो माध्यम है, माध्यम का जड़त्व। माध्यम का जड़त्व, और जड़त्व की माप होता है द्रव्यमान। जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतना ज़्यादा जड़त्व होता है। तो यांत्रिक तरंगे माध्यम जिसमें तरंग संचरण हो रही है उसके दो गुणों पर निर्भर करती है। पहली तो माध्यम की प्रत्यास्थता और दूसरा माध्यम का क्या? माध्यम का जड़त्व। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या होती हैं भाई अनुप्रस्थ तरंगे? पहली तो बात ये समझो कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं। देखो, सभी अनुप्रस्थ तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। सभी अनुप्रस्थ तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, लेकिन सभी यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। ऐसी हो सकता है ना, कुछ यांत्रिक तरंगे क्या हो? अनुदैर्घ्य हो, लेकिन सभी अनुप्रस्थ तरंगे क्या होंगी? यांत्रिक तरंगे होंगी। तो पहले अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन समझिए आप। ऐसी तरंगे जिसमें जब आप तरंग इसमें चलने लगे या विक्षोभ उत्पन्न कर दे रहे हो, मतलब तरंग उसमें जनरेट हो गई, तो माध्यम के जो कण होते हैं ना, माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब जैसे ये देखो, ये तरंग संचरण की दिशा है। मान लीजिए ये तरंग संचरण की दिशा है, ये है आपकी तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा। अब इसमें जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। वो आपके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम के रूप में अगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपका ये वेव चलेगा। कुछ इस तरीके से आपका ये वेव चलेगा। ठीक है। तो माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के कणों के कंपन वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। किसके? तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसी तरंगों को आप कहते हो, कैसी तरंगे होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे। इनको ट्रांसवर्स वेव कहते हो। इनको ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हो। इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये बात अगर आप लोग समझ चुके तो अगली बात देखो, जब ये वेव ये जब कंपन करती रहती है, मतलब ये तरंग संचरण होती है, तो तरंग जब संचित होने लगती है तो अपनी माध्य स्थिति से, अपनी मध्यावस्थी से, ये देखो इसका मीन पोजीशन है, ये क्या है? मध्य स्थिति है, साम्यावस्था है। ये क्या है? मध्य स्थिति है, साम्यावस्था है। साम्यावस्था से किसी भी एक साइड, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जितनी अधिकतम दूरी पर जाती है, जितनी अधिकतम दूरी तक ये कंपन करती है, उसको इसका आयाम कहते हैं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना आपका ऊपर या चाहे नीचे, जितना मैक्सिमम ऊपर या नीचे जाती है उसको इसका आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसका आयाम कहते हैं। अच्छा, अब जो मैक्सिमम ऊपर गई या मिनिमम नीचे आई, जितना नीचे आई ना, ये लगभग बराबर हम लोग देखते हैं। ठीक है। जितना नीचे आई तो ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग श्रृंग कह देते हैं, श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को कह देते हैं गर्त। ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त। तो जैसे अगला श्रृंग आपको यहाँ पर मिलेगा, अगला श्रृंग आपको यहाँ पे। श्रृंग मतलब वही, आप देखो ये हिंदी के शब्द है। श्रृंग मतलब शीर्ष से लिया गया है और गर्त मतलब आपका नीचे से लिया गया है ना।
नीचे वाला जो सबसे पॉइंट हो गर्त में मिल गया तो सबसे नीचे धरातल में चला गया, ठीक है। तो ये अगला गर्त यहाँ पर होगा, ये श्रृंग यहाँ होगा, ठीक, अगला श्रृंग यहाँ पर होगा। अब अगली बात आपको ये समझनी है, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये हुई आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अच्छा ध्यान ये समझिएगा, अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न करने के लिए, अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न करने के लिए केवल ऐसे माध्यम में ही ये उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ पर क्या हो? दृढ़ता हो, जहाँ पर रिजिडिटी हो ना। अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं भाई? अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ पर दृढ़ता हो, जहाँ पर क्या हो? दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो ना, रिजिड हो। कोई आपका ऐसा मीडियम चाहिए हमें जो रिजिड माध्यम हो, जो रिजिड मीडियम हो, वहाँ पर ही अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। रिजिड होना चाहिए ना, माध्यम दृढ़ होना चाहिए। इसका मतलब ये या तो ठोसों पर उत्पन्न हो, ये कहाँ पे उत्पन्न होंगी भाई? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ। तो ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठोस पर, ठोस माध्यम में, या डोरी, और वो भी कैसी? तनाव युक्त दूरी, तनी हुई डोरी या तनाव युक्त दूरी, तनाव युक्त डोरी, तनाव युक्त डोरी। आप ऐसे समझो, कोई डोरी ऐसे एकदम लूज करके है, तो उसमें आप ऐसे कितना आप लगाओ, ठीक है, कितना भी आप उसको कंपन करो, उसमें वो कंपन होगा नहीं, लेकिन तनी एकदम खूब टाइट किए रहो, अपने इसके मैक्सिमम तनाव के साथ रखे रहो, तो उसमें आप कंपन करोगे तो आप क्या दिखेगा? उसमें आपको तरंग दिखेगी। मतलब अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको दृढ़ता चाहिए, तो इसीलिए आपने दृढ़ कर रखा था, उसको दृढ़ता चाहिए पहली बात। और दृढ़ता के साथ साथ आपको क्या चाहिए? मतलब अगर डोरी में आप उत्पन्न कर रहे हो तो तनाव युक्त डोरी होना चाहिए। अगर मान लो द्रव में हो रहा है तो पहले तो इसको, ये द्रव में होगा ही नहीं, द्रव मतलब तरल में ये होगा ही नहीं, न तो द्रव में न तो गैस में, न तो द्रव में न तो गैस में, क्योंकि भाई उसमें दृढ़ता तो होती नहीं, द्रव और गैस में दृढ़ता तो होती नहीं। लेकिन एक कंडीशन हो सकता है, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, जैसे आपने पत्थर फेंका और द्रव की सतह पे आपका ऐसी ऐसे लहरें बनती हुई आपका चले ना, ये द्रव की सतह पे आप तरंगे देख सकते हो ऐसे ऐसे ना। पत्थर वाली अलग केस है ना, लेकिन आपके द्रव के सतह पे भी आपका क्या ऐसे ऐसे हो सकता है, इस तरीके से आपका लहर हो सकती है ना। तो तरंग देखो आपकी आगे इधर बढ़ रही है, तरंग आपकी आगे इधर बढ़ रही है, लेकिन देखो बढ़ कैसे रही है? ऐसे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है। तो द्रव के सतह पर हो सकती है ना, द्रव के पृष्ठ पर या सतह पर ये हो सकती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उत्पन्न करने के लिए आपको माध्यम चाहिए, कैसा? दृढ़ माध्यम चाहिए, दृढ़ माध्यम चाहिए आपको, दृढ़ माध्यम चाहिए, रिजिडिटी चाहिए आपको अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए ठोस में उत्पन्न होती हैं, और कहाँ उत्पन्न हो सकती है? तनाव डोरी में, और कहाँ? द्रव के सतह पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये तरल माध्यम अर्थात गैस और द्रव दोनों में नहीं हो सकती, द्रव के सिर्फ कहाँ? पृष्ठ सतह पर ना, जो सतह है, जो पृष्ठ है, उसी पर उत्पन्न हो सकती है। अच्छा उदाहरण के तौर पे देखें तो जो जल तरंगे होती हैं या भूकंपी तरंगे, जल तरंगे हर प्रकार की नहीं, वही पृष्ठ वाली जो पृष्ठ पे है, और भूकंप में एस तरंगे, एस तरंगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एस तरंगे जो होती हैं, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, भूकंपी तरंगों की जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इनका जो नेचर होता है ये अनुप्रस्थ होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूकंपी एस तरंगे आपके ज्योग्राफी वाले सर और अच्छे से बताएंगे जब वो भूकंप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी जो यांत्रिक तरंगे होती है वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य। इनको इंग्लिश में कहते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी जो आपकी तरंगे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसको कहते हैं। अब ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, मतलब तरंग संचरण की दिशा में ही आपका कंपन करते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं ना, माध्यम के कण, देखो मान लो ये आपके 3-4 कण हमने माध्यम के ले लिए। अब इनके जो संचरण की दिशा है, इनके जो कंपन की दिशा है, वो तरंग संचरण की दिशा में, मान लो ये तरंग संचरण की दिशा है, ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो हो सकता है क्लास ज़्यादा देर ना चल पाए, लेकिन जितना भी चलेगी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पूरा तरंग का मोटी मोटा हिसाब हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो माध्यम के ये कंपन है, माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, और जो कंपन की दिशा है, कंपन की इनकी जो दिशा है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही है, तरंग संचरण की दिशा में ही है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये तरंग संचरण कर रहे होते हैं तो कभी कभी ना बहुत पास बहुत थिकनेस इनकी बढ़ जाती है, और कभी कभी ये दूर दूर होते हैं, कभी कभी ये दूर दूर होते हैं, फिर आपका बहुत पास हो जाएंगे, फिर आपके ये दूर दूर होते हैं, ठीक है।
फिर आपका बहुत पास पास हो जाएगा, फिर दूर दूर। जब ये बहुत पास पास हो जाते हैं, जब ये बहुत पास पास हो जाते हैं तो उसे कहते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो आपका जब ये बहुत पास पास हो जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है संपीडन, और जब दूर दूर होते हैं तो इसको कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं? विरलन, ठीक है। संपीडन और विरलन। जब तरंग संचरण की दिशा में जब तरंग आपकी आगे चल रही होती है तो उसके क्रम में जब आपके उसमें डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, जब इसकी डेंसिटी और प्रेशर दोनों ना, इसका घनत्व भी बढ़ गया, दाब भी बढ़ गया, जब बढ़ जाती है तो वो कंडीशन इसका आ जाता है संपीडन का, और जब डेंसिटी और प्रेशर कम हो जाता है तो वो कंडीशन आ जाता है विरलन का, ठीक है। ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेसिबल हो गया ना, कंप्रेस दबाव आया, कंप्रेस हो गया। और इसमें क्या हो गया, ये आपका रेयरफैक्शन हो गया, इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। विरलन को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। अब होता क्या, दो संपीडन के बीच की जो दूरी होती है वो आप तरंगदैर्घ्य के बराबर समझ सकते हो, जो दो विरलन के बीच की दूरी होती है वो भी तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बराबर होती है, ठीक है, उसके बराबर होती है। अब बात ये समझने वाली है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं इनमें दाब अहम रोल अदा करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में जो दाब है, दाब अहम रोल अदा करता है। इसका मतलब हर उस जगह अनुदैर्घ्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है जहां दाब का महत्व होता है। और आप ध्यान से देखो, तरल में दाब का बहुत महत्व होता है, द्रव और गैस में दाब का बहुत महत्व होता है। तो ठोसों में तो इसको उत्पन्न किया ही जा सकता है, साथ ही साथ द्रव और गैस में भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये आपका ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब बात ध्यान समझो, जैसे मैं पूछूं स्टील में कैसी तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो स्टील में आपकी अनुप्रस्थ तो उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि ठोस है, और साथ ही साथ अनुदैर्घ्य भी उत्पन्न की जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं वायु में मतलब एयर में कौन से उत्पन्न की जाएगी, तो एयर में अनुदैर्घ्य तो उत्पन्न कर लोगे आप, अनुदैर्घ्य तो आप उत्पन्न कर लोगे क्योंकि ये ठोस, गैस और लिक्विड तीनों में उत्पन्न की जाती है। लेकिन अनुप्रस्थ उत्पन्न नहीं कर पाओगे क्योंकि इसको चाहिए होती है दृढ़ता। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न करने के लिए दृढ़ता चाहिए, एयर में दृढ़ता है नहीं, तो ये आपका सिर्फ ठोस में उत्पन्न होता है। और बहुत अगर कोशिश करोगे तो आपके द्रव के सतह पे, गैस में तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि गैस में दृढ़ता होती नहीं है, तो अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। वायु में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बताइए पहले आप, यहाँ तक बातें आपको सब कुछ एकदम चकाचक समझ में आ रही कि नहीं, ये बताइए। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है एकदम? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े हम लोग दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से हम लोग समझ लें कि जो आपका चुंबकीय तरंगे हैं उसको पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक वेव है, ठीक, इस तरीके से आपकी वेव है, तो माध्य स्थिति से मैक्सिमम ऊंचाई जितना जाती है या जितना मैक्सिमम नीचे आती है, ठीक है, माध्य स्थिति से जितना ऊपर या जितना नीचे अधिकतम, उसको कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट चीज़, आप किसी भी क्षण, किसी भी समय पर और किसी भी दूरी पर कोई भी एक निश्चित स्थिति ले लेते हो, उस निश्चित स्थिति को कहते हैं कला। उस निश्चित स्थिति को क्या कहते हैं? कला। अब देखो, ये कला अपने आप को रिपीट करेगी यहाँ पर, कहाँ रिपीट करेगी? यहाँ पर रिपीट करेगी। और दो कला के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है वो तरंगदैर्घ्य के बराबर ही होता है। देखो, ये वाली कला अपने आप को कब रिपीट करेगी? यहाँ पर रिपीट कर रही है, तो इस वाले दो कला के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा। और आप देखो तो ये श्रृंग है, श्रृंग के बीच की भी दूरी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य की बराबर ही होती है, ठीक है। तो हमने आयाम देखा, तरंगदैर्घ्य देखा। नेक्स्ट चीज आवृत्ति और टाइम पीरियड, आवर्तकाल इसको कहते हो। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ये आवर्तकाल क्या होता है पहले ये समझो। आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है ये समझो। एक पूरा आपका क्या हो, कंप्लीट वेव हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग आवर्तकाल। अब आवर्तकाल को ऐसे समझो आप, तरंग
तरंग संचरण में कोई एक बिंदु अपने आप को रिपीट करे। देखो ये बिंदु है तो ये यहाँ से यहाँ गया, लेकिन फिर ये यहाँ से जब यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से जब यहाँ, तो यहाँ से चल के ये कंप्लीट रोटेशन आपका कंप्लीट किया, तो जब ये पॉइंट 1 है तो वो 1 पॉइंट फिर से यहाँ पर आएगा ना, या इस पॉइंट को हम लोग ए कहते तो पॉइंट ए अपने आप को फिर से यहाँ पर पाएगा ना। यहाँ पर तो ये कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, ऊपर और नीचे दोनों मिला के तरंग होगा ना। एक तरंग कब कंप्लीट करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपने आप को यहाँ रिपीट करेगा, तो इसको कहते हैं आवर्तकाल। जैसे मान लो इस पॉइंट का देखो आवर्तकाल अगर निकालना है तो यहाँ से ये चला, नीचे भी गया, यहाँ तक आया तो ये अभी आधा हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक चलने का समय क्या हो गया, इसके लिए आवर्तकाल हो गया, ठीक है, इसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ये क्या होती है भाई। देखो 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं ना, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी, उसको आवृत्ति कहोगे। 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या। और आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है भाई, एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में जितना समय लगता हो, तो एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय, एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हो, आप आवर्तकाल कहते हो। एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हो। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल टी से, और फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करते हो। अब n और t में देखो संबंध क्या होता है, t बराबर 1/n लिख सकते हो या n बराबर 1/t लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। इनमें रेसिप्रोकल का संबंध होता है। इसका मतलब अगर आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल देखो तो कितना आता है, 1 आता है। इस पर प्रश्न बन सकता है, आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। अगली बात आपको जो जाननी है जिसमें प्रश्न बन सकता है, तरंग की चाल v होता है, तो v बराबर होता है n लैम्डा, मतलब चाल, तरंग की चाल बराबर हो जाएगा तरंग की आवृत्ति गुणित तरंग का तरंग दैर्घ्य, v बराबर n लैम्डा, तरंग की आवृत्ति गुणित तरंग का तरंग दैर्घ्य, ये होगी तरंग की चाल की बराबर, तरंग की चाल के बराबर। अगर इतनी बातें क्लियर है तब अब हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो उस जो भी आपके डाउट होंगे उन डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है, नहीं, ठीक है, वीडियो ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने चल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ध्यान से अगर आप समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, ध्यान से आप समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। पावर प्रॉब्लम हो गया, लाइट चली गई, चलिए लेकिन देखते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। ध्यान समझिए, ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए, जिनको ट्रांसमिट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब वो निर्वात में भी चल सकती हैं, उसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे। वो क्या कहलाती है, वे तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन्हें आप लोग गैर यांत्रिक तरंगे भी कहते हो, गैर यांत्रिक तरंगे, इन्हें हम लोग गैर यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण जैसे प्रकाश तरंग है, प्रकाश जो होता है उसके लिए कौन सा माध्यम होता है, कोई माध्यम नहीं, वो निर्वात में चलता है। तो इसका मतलब प्रकाश तरंग कैसा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। प्रकाश तरंग कैसा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा कि नहीं, पहले बताओ भाई। प्रकाश तरंग कैसा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। अच्छा अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण आप देख लो, ध्वनि तरंगे और भूकंपी तरंगे, ये तो मैंने लिख ही दिया था, आप समझ रहे हो। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों पे चलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसमें एक उदाहरण तो मैंने बताया प्रकाश तरंगे, ठीक है। फिर जो एक्सरे तरंग, ठीक है, एक्सरे तरंग, रेडियो तरंग, ये सब कैसी होती हैं, रेडियो तरंग। रेडियो आप देखो अपना सेट करते हो 98.3, रेडियो मिर्ची बजने लगता है। 98.3 आपने सेट किया, इतना आपने अपने फ्रिक्वेंसी वो सेट की अपने FM पे 98.3, और आपका 98.3 रेडियो मिर्ची बजना शुरू हो जाएगा। अब बजना कैसे शुरू हो जाता है, क्या वहाँ से क्या आता है, सिग्नल्स आते हैं।
सिग्नल आ रहा है, कौन सा माध्यम है, ठोस द्रव गैस क्या, ठीक है, निर्वात भी रह रहा है तब भी आपका माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब जो रेडियो तरंगे हैं, ये जो रेडियो तरंगे हैं भाई, रेडियो तरंगे भी कैसी हैं, आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। जो एक्सरे होती है, एक्सरे तरंगे भी आपकी क्या हो जाएंगी, इसी में आ जाएंगे, ठीक है, एक्सरेज भी क्या आ जाएंगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के में ही अंतर्गत आ जाएंगे। अब अगर हम लोग इसमें एक बात समझें, एक बात को समझने की कोशिश करें, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल ये प्रकाश के चाल की बराबर होती है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है, किस चाल से चलती है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये प्रश्न बन सकता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर हम लोग देखें कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनकी परास क्या है, ठीक है, इनकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, इनकी परास क्या है, तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ लाई करती है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने एक प्यारा सा डायग्राम बना रखा है। देखते हैं इस डायग्राम को। देखिए, इस बात को अगर आप देखेंगे तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनका परास लगभग 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻2 मतलब किलोमीटर में आप समझ लो, 10⁻2 या 10⁻4 मीटर तक किलोमीटर में आ जाता है। मतलब इतनी छोटी से इतने बड़े आपका तरंग दैर्घ्य देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक बैंडविड्थ तरीके से आप देख सकते हो। अगर हम लोग देखें कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी भाई, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तरंग दैर्घ्य आप ऐसा समझो, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आवृत्ति एवं ऊर्जा जो होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के, इससे आपका क्वेश्चन बनता रहता है भाई, ध्यान देना। आवृत्ति और ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसी का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, किसी की तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। अब देखो ये जो गामा रेज हैं, गामा किरणें हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य कम है, इनकी तरंग दैर्घ्य परास आपकी कम है, तरंग दैर्घ्य कम है, और तरंग दैर्घ्य कम होगी तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये अगर इनका देखो तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक का इनका रेंज होता है, ठीक है, गामा किरणों का ये रेंज होता है, ठीक है। मेनली इनका यूज किया जाता है चिकित्सा में, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के रूप में। नेक्स्ट देखा जाए एक्सरे जो किरण होती हैं, इनका जो तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक का होता है एक्सरे का, ठीक है, एक्सरे का। इनका भी वही उपयोग आपका क्या है, चिकित्सीय उपयोग ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारे पास है यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरणें, इनकी जो आपकी तरंग दैर्घ्य की परास होती है, ये 0.6 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रावायलेट रे 0.6 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक का तरंग दैर्घ्य परास रखती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अब अगर इनका तरंग दैर्घ्य देखो तो कम है, तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा और ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, बात करें कि अल्ट्रावायलेट रेज, देखो अल्ट्रावायलेट रेज में आपका एक स्पेशल कंडीशन बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट ए जो तरंगे होती हैं, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है लगभग 320 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है, लगभग 320 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। मतलब इस रेंज की ये सब, मतलब अल्ट्रावायलेट में ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली ये आपकी किरणें होती हैं, ठीक है, ये आपकी तरंगे होती हैं। और ये तरंगे आवृत्ति क्या रखेंगी, कब देखो, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी आवृत्ति इन तीनों में सबसे कम ये होगी, और ये पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी जो तरंगे होती हैं, ये 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य परास रखती हैं, और ये आंशिक रूप से ओजोन परत को अवशोषित, मतलब ओजोन परत द्वारा अवशोषित तो की जाती है, लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है, अवशोषित कर ली जाती हैं। अगर सी देखें हम लोग, सी अल्ट्रावायलेट सी, तो इसकी तरंग दैर्घ्य परास होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर, और ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है। मतलब अगर ओजोन परत का क्षरण होता है
तब ये अवशोषित नहीं हो पाएंगी और अल्ट्रावायलेट सी जो तरंगें होंगी वो पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी। अब ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, ये सूक्ष्म तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं, ये सूक्ष्म तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं, और इनका तरंगदैर्घ्य तो कम होता है लेकिन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज रही। नेक्स्ट आता है हमारा दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट का रेज। अब विजुअल लाइट का जो रेंज होता है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। विजुअल लाइट में विविग्यो और वही ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो वायलेट से रेड तक चलोगे तो तरंगदैर्घ्य का ये बढ़ता क्रम है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका, रेड का होता है। अगर आवृत्ति देखोगे तो सबसे कम आवृत्ति किसकी, भाई जिसकी तरंगदैर्घ्य, ये आपका ये क्रम उल्टा लिख दिएगा ना, अच्छा नहीं ठीक तो है, ठीक है, आवृत्ति का घटता क्रम हो जाएगा ना। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो जाएगी, बैंगनी की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेड की होगी। अच्छा रेड की आवृत्ति कम है, ठीक है, रेड की आवृत्ति क्या है, कम है, तो रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, अच्छा रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, अच्छा अगर मैं पूछूं वायलेट और रेड में, बैंगनी और रेड में ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तरंगदैर्घ्य वायलेट का कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल लाइट रेंज हो गया, ठीक है, विजुअल लाइट रेंज हो गया। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, इनको अवरक्त तरंगे कहते हैं। अच्छा इनको उष्मा तरंगे भी कहती हैं, क्योंकि जब जिस माध्यम में पढ़ते हैं, जिस माध्यम पे ये पढ़ती हैं, अगर उस माध्यम में जल का थोड़ा सा भी अंश है तो जल उसको सोख लेता है इन तरंगों को, और वो गर्म हो जाता है, माध्यम गर्म हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्मा तरंगे भी कहते हैं, इनको उष्मा तरंगे भी कहते हैं। इनका उपयोग करके देखो तो जो आप टेलीविज़न वगैरह के लिए रिमोट रखते हैं ना, रिमोट नियंत्रण, उसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट आप लोग सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव और इनको राडार में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो माइक्रोवेव है इनका राडार में यूज किया जाता है। इनका माइक्रोवेव ओवन जो आपका आता है ना, माइक्रोवेव ओवन, उसका भी मतलब उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है, ये आपके बड़े रेंज की, आप इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाती है, और रेडियो वेव का आपका रेडियो संचरण में या जो दूर संचार संचरण में, इन सब जगह पे, मोबाइल में तो आपका माइक्रोवेव का यूज होता है, लेकिन टेलीविज़न वाला जो आपका रहता है उसमें रेडियो वेव वगैरह का, FM, TV, इन सब AM में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका बैंडविड्थ वगैरह रहा, ठीक है, जो हमको आपको समझाना था और चीज़ों को मैंने आपको समझाया। अच्छा एक चीज़ और होता है, कॉस्मिक किरणें आप जानते हो कि कॉस्मिक किरणें क्या होती है। मेनली आप इस बात को समझो, जो ये कॉस्मिक किरणें होती हैं ना, ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। कॉस्मिक किरणें आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। ये जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ना, ये सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई एक प्रकार से एनर्जी है, उच्च ऊर्जा विकिरण है। कॉस्मिक किरणें क्या है, उच्च ऊर्जा विकिरण। कहाँ से निकली हैं, सौर तंत्र से निकली हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी है, ये उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। तो कॉस्मिक तरंगें क्या है भाई, सौर तंत्र से निकली हुई उच्च ऊर्जा वाले विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले विकिरण से, जो उच्च ऊर्जा वाले जो आवेशित कण होते हैं उनसे बनी होती हैं, और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको पूछ लेता है कॉस्मिक तरंगें हैं निम्न में से, बच्चे ठोंक देते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, गलत हो जाएगा आंसर। क्या है भाई, सौर ऊर्जा तंत्र से ये निकली हुई हैं, उच्च ऊर्जा विकिरण वाले ये तरंगें होती हैं, और ये बनी होती है उच्च ऊर्जा ग्रहण करने वाले कणों से मिलकर, ठीक है। चलिए, ये आवेशित कणों से बनी होती हैं जो उच्च ऊर्जा रखे होते हैं, कौन, कॉस्मिक किरणें। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये रिलेशन आपको ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपको बनते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली इस चैप्टर को समाप्त किया, जिसका नाम है वेव्स, तरंग। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।